बेबी में उसकी जी जो न्यूबॉर्न, इसमें ना बहुत ज्यादा रीजन होते हैं। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटनेस होता है इसका एक रीजन नहीं होता, काफी ज्यादा रीजन होते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो आपका यूजीटी की कमी होती है। पैथोलॉजिकल वाला बता दें, देखे जो पैथोलॉजिकल होता है, पैथोलॉजिकल मैंने ये बताया कि फर्ज करें एक बेबी था, और आप अब आपने हिमाटोलॉजी नहीं पढ़ी, इसके लिए आपको समझ नहीं आ रही। एक बेबी था और वो माँ के पेट में था, और उसको हुआ अरिथ्रोब्लास्टोसिस, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें क्या होता है, जो आपकी मदर होती है वो नेगेटिव होता है, बेबी क्या होता है पॉजिटिव होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, और मदर क्या होती है आरएच नेगेटिव होती है। और उससे क्या आते हैं, उससे बड़े बहुत ज्यादा मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है। मतलब कि इन शॉर्ट कि जो बेबी है उसकी हिमोलिसिस होना शुरू हो जाती है, बेबी की माँ के पेट के अंदर ही उसका ब्लड टूटना शुरू हो जाता है। अब जाहिरी बात है कि जब उस बेबी का माँ के पेट के अंदर हिमोलिसिस होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जो बिलुरुबिन है वो ज्यादा हो जाएगा। अभी वो बेचारा माँ के पेट में ही है, तो उसमें क्या हो गया, उसमें बिलुरुबिन ज्यादा हो गया ड्यू टू हिमोलिसिस। तो जब बिलुरुबिन ज्यादा होगा तो वो बच्चा पैदा ही जब होगा तो उसको यरकान होगा। तो जो पहले 24 घंटों में यरकान होता है, इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। इसको जरा आप ना ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता लेकिन आपने इसको रट्टा मार दे कि अगर बच्चा पैदा हुआ यरकान के साथ तो इट इज पैथोलॉजिकल, और अगर 24 घंटों के बाद होता है तो इट इज फिजियोलॉजिकल। और माशाल्लाह सारे उलट बता रहे थे, क्योंकि आप सारे सोचते हो कि हर चीज अकल में बैठ जाती है, हर चीज अकल में नहीं बैठती, कुछ ना कुछ आपको चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा टेबल दिया हुआ है, दैट इज योर काजेज ऑफ जॉइंडेंस, कि आपको जॉइंडेंस किस किस वजह से हो सकता है, आपको यरकान किस किस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो आपको कभी ना कभी जिंदगी में यरकान लाजमी हुआ होगा, तो इसको जरा हम पढ़ते हैं कि ये कब कब होता है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है इन एक्स्ट्रावस्कुलर हिमोलिसिस, एक्स्ट्रावस्कुलर हिमोलिसिस या फिर इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। सबसे पहली हेडिंग क्या है कि या तो आपकी जो ब्लड है वो आपकी वेसल के अंदर टूट रहा है। ठीक है, जो आपका सर इकोलाई का ग्लूकुरोनिडेज अनकंजुगेटेड को कंजुगेट में नहीं करेगा। देखें जो ग्लूकुरोनिडेज है ये कंजुगेट को अनकंजुगेट में करता है, कंजुगेट को अनकंजुगेट में करता है। जो यूजीटी है, जो आपका लिवर के अंदर एंजाइम होता है, वो आपके अनकंजुगेट को कंजुगेट में करता है। लेकिन जो ग्लूकुरोनिडेज है, जो इकोलाई बनाते हैं, वो आपका कंजुगेट को अनकंजुगेट में करता है। ठीक है, तो इसको आपने रट्टा मारना है। अच्छा, अगर आपका ब्लड टूट रहा है वेसल में, या फिर आपकी एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रही, आपके जो आरबीसी है वो सही तरह नहीं बन रहे, तो आरबीसी टूटेंगे। जब आरबीसी टूटेंगे तो क्या होगा, आपका बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा। अब जब बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा, इतना ज्यादा पीछे स्प्लीन से बिलिरुबिन आ रहा है कि जो आपका लिवर है वो कहता है कि भाई मेरा जवाब है। ठीक है, जो लिवर है, लिवर कहता है कि भाईजान मेरा जवाब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो लिवर है वो जवाब दे देगा। जब लिवर जवाब दे देगा, क्योंकि आपको पता है कि लिवर की एक कैपेसिटी है ना, मतलब इस कैपेसिटी तक वो काम कर सकता है। लेकिन जब आपने बहुत ज्यादा हिमोलिसिस कर दी, उस पर ओवरलोड कर दिया, तो क्या होगा, लिवर जिसने क्या करना था, जिसने अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट करना था किस में, कंजुगेटेड बिलिरुबिन में, वो जवाब दे देगा। तो क्या होगा, आपकी बॉडी में हाई लेवल्स ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाएगा। जब आपको एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है, जब आपका किसी भी वजह से ब्लड टूटना शुरू हो जाता है वेसल्स के अंदर, इवन कि आपको डीआईसी है या कोई और मसला है, तो आपका जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि जो आपकी ओवरवेल्म का मतलब होता है कि ज्यादा हो जाना, कैपेसिटी से ज्यादा बोझ डाल देते हैं आप किस पे, लिवर के ऊपर, और आपका जो लिवर होता है वो कंजुगेट नहीं कर पाता। सबसे अहम बात कि जब आपको एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस होती है, जब आपको एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस होती है, तो आपका कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा होता है। तो आपने कहना है, जब आप एलएफटी कराओगे, तो जब आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, तो आपने कहना है इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा वस्कुलर हिमोलिसिस है, इसका ब्लड टूट रहा है। ठीक है, इसका जो ब्लड है वो टूट रहा है, जिसकी वजह से इसको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इसकी बॉडी में क्या है, ज्यादा है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार जो मरीज होगा उसको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो उसका जो यूरिन होगा वो डार्क होगा। उसका यूरिन क्या होगा, डार्क होगा। क्यों डार्क होगा, क्योंकि यूरिन में यूरोबिलिनोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जाहिर बात है कि आपका जो अगर मतलब ज्यादा बिलिरुबिन आपका यूरिन में जाएगा, तो क्या होगा, यूरिन क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इज नॉट सॉल्युबल एंड थस इज एब्सेंट फ्रॉम यूरिन। देखिए उसने ये लिखा हुआ है कि डार्क यूरिन यूरिन ड्यू टू इंक्रीज यूरिनोबिलिनोजन। लेकिन जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये आपके यूरिन में नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसलिए आपको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो यूरोबिलिनोजन है ये ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो आपका यूरिन होगा वो डार्क होगा। ठीक है, वो डार्क होगा। और इंक्रीज रिस्क फॉर पिगमेंटेड बिलिरुबिन गाल स्टोन, ये मैंने आपको कल ही समझाया था कि जो आपके गाल स्टोन होंगे वो पिगमेंटेड गाल स्टोन होंगे। और मुझे जरा शाबाश बताना कि जो पिगमेंटेड गाल स्टोन्स होते हैं इनका कलर क्या होता है। जो पिगमेंटेड गाल स्टोन्स होते हैं, जो बिलिरुबिन गाल स्टोन्स होते हैं, इनका कलर क्या होता है जी। पेल पेल कौन कह रहा है,
डॉक्टर आयशा और डॉक्टर खिजर, आप क्या देखे, मैंने कल आपको पिक्चर भेजी थी यार, इतनी क्लियर कट पिक्चर भेजी थी कि जो आपके बिलीरुबिन के गाल स्टोन होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, कल बताया भी था और पिक्चर भी भेजी थी। ठीक है, तो माशाल्लाह ग्रुप भी देख लिया करें। जो आपके बिलीरुबिन के गाल स्टोन होते हैं इनका कलर ब्लैक होता है, लेकिन जो आपके येलो होते हैं, येलो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। ठीक है, येलो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं और ब्लैक आपके कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। तो इसको आपने याद रखना है। ओके जी। उसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजिकल जॉइंटनेस, जिसकी अभी अभी हमने बात की कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में आपका जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटनेस क्यों हो जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पे लिखें कि ये जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटनेस होता है ये हमेशा 24 घंटों के बाद होता है। बच्चा पैदा हो जाता है और 24 घंटों के बाद ही होता है, पहले नहीं होता। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका न्यू बॉर्न का लिवर है, इट हैज ट्रांसिएंटली लो यूजीटी, क्योंकि अभी ये जो बेचारा लिवर है ये अंडर डेवलप्ड है, ये अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये इतना ज्यादा बोझ बर्दाश्त कर सके। तो इसमें जो यूजीटी है, जो इसमें यूरिडीन ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसकी अभी कमी है। जब इसकी कमी है तो क्या होगा, इसमें जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये ज्यादा हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटनेस ना अक्सर बच्चों को हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे पैदा हुआ 24 घंटों के बाद वो पीला सा पड़ जाता है, तो आप उसको इलाज नहीं करना तो वो खुद ही ठीक हो जाता है। अब उसका लिवर अच्छा डेवलप होगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। और उसके इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इट इज फैट सॉल्युबल। ये क्या होता है आपको पता है कि जो अनकंजुगेटेड है ये वाटर इनसॉल्युबल है लेकिन फैट सॉल्युबल है। और ये डिपॉजिट कर जाता है। ये कहाँ पे डिपॉजिट कर जाता है? ये आपके डिपॉजिट कर जाता है, कहाँ पे डिपॉजिट कर जाता है? बेसल गैंग्लिया पे। ठीक है, ये जो आपका यूसीबी है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो आपका दिमाग है, ठीक है, दिमाग का एक होता है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया में ये क्या कर जाता है, आपका डिपॉजिट कर जाता है। और जब भी आपका बिलिरुबिन डिपॉजिट कर जाए बेसल गैंग्लिया में, तो इसको हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे भी, इस डिजीज को हम कहते हैं करनेक्ट्रस। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, करनेक्ट्रस। और आप पागल हो जाते हो या आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो जो बेबी होगा उसकी मौत भी हो सकती है, या फिर जो आप उसमें क्या उसको करनेक्ट्रस हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन करनेक्ट्रस से बचने के लिए आपने अक्सर देखा होगा। माशाल्लाह आपको तो ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है मेडिकल में, लेकिन अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आपने कभी ना कभी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की होगी। और आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको हम ब्लू लाइट में रखते हैं। उसको हम ब्लू लाइट में रखते हैं। देखा है कभी किसी ने? उसको ब्लू लाइट में रखती है, इसकी क्या रीजन है? कोई बंदा मुझे बता सकता है? डॉक्टर दरान ने देखा है, लेकिन बाकी माशाल्लाह किसी ने नहीं देखा हुआ कि जब बेबी पैदा होता है अगर वो पीला पड़ जाए तो उसको हम ब्लू लाइट में रखते हैं। वो एक स्पेशल हमारी लाइट होती है, उस ब्लू कलर की लाइट हम उसको देते हैं और उससे हमारा जो बेबी होता है उसका कलर काफी ठीक हो जाता है। तो ब्लू लाइट में रखने का क्या मकसद है? इसको हम कहते हैं फोटोथेरापी। इसको हम कहते हैं फोटोथेरापी। ओके, इसको जरा सुन लें। देखिए, जो आपकी ब्लू लाइट है ना, जो आपकी ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट के पास ये एबिलिटी है, ब्लू लाइट के पास ये एबिलिटी है कि ये जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, एक तो इसकी ये कंजुगेशन करवाता है। जो आपकी ब्लू लाइट है, ये जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, एक तो इसकी ये क्या कराता है, कंजुगेशन कराता है। दूसरे नंबर पे जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये आपके अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सॉरी, सॉल्युबल, सॉल्युबल में। ठीक है, बाइल में सॉल्युबल बना देता है, जिस वजह से जो आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये भी एक्सक्रीट हो जाता है। दोबारा सुनिए इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है और अगर उसको यरकान हो जाए तो हम उसको ब्लू लाइट देते हैं। ब्लू लाइट क्यों देते हैं? क्योंकि जो ब्लू लाइट है इसके पास ये एबिलिटी है कि ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कंजुगेटेड में। इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कंजुगेटेड में। और जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसको वाटर सॉल्युबल बना देता है ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। तो जब हम उसको ब्लू लाइट देंगे, जब हम उसको नीली रोशनी के नीचे रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो बेबी होगा वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। वो पीला पड़ा हुआ था, हमने उसको ब्लू लाइट दी, हमने उसको नीली रोशनी दी, और क्या हुआ, बेबी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो वो आपको दवाएं देगा। तो ब्लू आपने सिंपल उसको ब्लू लाइट के अंदर रख देना है तो पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटनेस का वैसे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन करनेक्टर्स से बचने के लिए आप उसको क्या देते हो, आप उसको ब्लू लाइट में रखते हो, और ये पाकिस्तान में बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ओके, उसके बाद आपका आता है गिलबर्ट सिंड्रोम। ठीक है, ये 3 सिंड्रोम है, गिलबर्ट सिंड्रोम, क्रिगलर नजार सिंड्रोम, और उसके बाद आपके पास आता है जी ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, तो आपका ये जो मोस्टली आईसीयू देखे, हाँ, ये ना एक ग्लास होता है, ग्लास का बनी एक डिवाइस होती है। आपने अगर हॉस्पिटल प्रैक्टिस किया तो आपने देखी भी होगी, और आपने उसमें बेबी को बस रख देना और वो काफी हद तक उसकी जो जॉइंटनेस है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इसमें गौर करें, ये 3 जॉइंटनेस है और 3 सिंड्रोम है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपके ये 3 जॉइंटनेस में सबसे पहले आपका आता है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में जो पहली बात आपने याद रखनी है कि जो आपका यूजीटी एंजाइम है जिसने आपकी कंजुगेशन करानी थी लिवर के अंदर, वो बेचारा ना थोड़ा कमजोर सा होता है। मतलब वो इतना ताकतवर नहीं होता
कि उस पे वो तो आप उस पे थोड़ा सा बोझ डालेंगे तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप उस पे थोड़ा सा ज्यादा बोझ डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो बेचारा मर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, माइल्डली लो यूजीटी एक्टिविटी, कि थोड़ी सी ना कमी होती है यूजीटी में, उसका उसमें जोर काम होता है। तो जब भी जो ये उसने लिखा हुआ है कि जब ये जो गिलबर्ट सिंड्रोम के मरीज होते हैं ना, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वैसे ये बिल्कुल चंगे भले होंगे। लेकिन जब इनमें क्या होगा, जब इनमें कोई स्ट्रेस आएगा, मतलब इनको स्वेयर इन्फेक्शन हो गया, तो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से क्या होगा, इनको जॉइंटस हो जाएगा, स्ट्रेस से इनको क्या हो जाएगा, जॉइंटस हो जाएगा, वरना इनके कोई सिम्टम नहीं आता। और जाहिरी बात है, अगर यूजीटी की कमी है तो इसमें कौन सा आपका बिलिरुबिन ज्यादा होगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा। ठीक हो गया, इसको हम एंड पे करते हैं कि आपका मतलब कैसे इसको आपने याद रखना है, फिलहाल आप इसको पढ़े। उसके बाद है आपका क्रिगलर निजार सिंड्रोम। क्रिगलर निजार सिंड्रोम में क्या होता है, जो गिलबर्ट सिंड्रोम था इसमें आपकी यूजीटी की थोड़ी सी जोर काम था, लेकिन इसमें आपका जो यूजीटी है वो सिरे से ही प्रेजेंट नहीं है। जब यूजीटी प्रेजेंट ही नहीं होगा तो क्या होगा, आप में जो यूसीबी है, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, वो ज्यादा हो जाएगा, और आपको क्या आ जाएगा, आपको कर्नेक्टरस हो जाएगा, और कर्नेक्टरस आपको पता है उसकी मौत भी हो सकती है पेशेंट की, तो इट इज यूजुअली फैटल, और कर्नेक्टरस इसमें हो जाता है। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका ये इंजाइम तो होता है, लेकिन जो इंजाइम को ट्रांसपोर्ट करने वाली थी, जो आपकी बिलिरुबिन के ट्रक थे, जो बिलिरुबिन का आगे ट्रक था, जिस ट्रक के रास्ते उसने जाना था, उस ट्रक का क्या नाम होता है, बिलरुबिन कनेलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मतलब कि जिसने बिलरुबिन को आगे ट्रांसपोर्ट करना था, वो बेचारी मिस होती है। और जाहिर बात है कि आपका पीछे जो यूजीटी है, जो इंजाइम है, वो तो अपना काम कर देगा, लेकिन जो आपका बिलरुबिन है वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जब वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आप में कंजुगेटेड बिलरुबिन ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि जो ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम है, इसमें आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होता है, लेकिन जो गिलबर्ट और क्रिगलर निजार सिंड्रोम है, चूंकि इनमें यूजीटी की कमी होती है, तो इस वजह से उनमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होता है। तो इसको काइंडली आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। आप रट्टा मारोगे तो आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। और इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है, इसमें जो लिवर होता है वो डार्क कलर का होता है, लिवर होता है उसका डार्क कलर हो जाता है, और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जो चीज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट नहीं होती आपने उसको नहीं पढ़ना, आपने उसको छोड़ देना है। लेकिन अगर क्या होता है, आपका एक और सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं रोटर सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, जिसमें लिवर की डिस्कलोरेशन नहीं होती, लेकिन होता सारा कुछ यही है, सारा कुछ यही होता है, लेकिन लिवर डिस्कलोराइज नहीं होता, और उस सिंड्रोम को हम कहते हैं रोटर सिंड्रोम। अगर हमारा लिवर क्या हो जाए, पिगमेंटेड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ड्यूबन जॉनसन सिंड्रोम। अगर लिवर सेम रहे तो इसको हम कहते हैं रोटर सिंड्रोम। तो काइंडली इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर आपका जो बिलियरी ट्री है, जो जहां से आपके बाइल ने फ्लो करता है, अगर वो क्या कर जाता है, अगर वो आपका हो जाता है ब्लॉक, अगर आपका जो बिलियरी ट्री है, अगर इसकी क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि इसकी क्या क्या रीजन है, आपका जो गाल स्टोन है वो आपके उसमें आ गया है, गाल स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या फिर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा किस में होगा, तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस होगा, ये मुझे बताएं जरा। अगर पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा किस चीज में होगा तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस होगा। कल ही हमने पढ़ा है, बस डॉक्टर खिजर और उसको डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर नादिया, नादिया आप गलत बता रही है, डॉक्टर निमरा और डॉक्टर अदनान। देखें, अगर हेड ऑफ पैंक्रियाज में होगा, ठीक है, अगर पैंक्रियाज के हेड में होगा, तब ही उसको क्या होगा, तब ही उसको ये वाला मसला होगा, उसका जो बाइल होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। लेकिन अगर एम्पूला ऑफ वेटर में होगा, अगर एम्पूला ऑफ वेटर में होगा तो बाइल भी उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और आपका वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, पैंक्रियाज भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद कोलेंजियो कार्सिनोमा, अगर कैंसर हो गया है उसका बिलियरी डक्ट का, तो उसमें भी आपको ये हो सकता है, या फिर पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट, या फिर लिवर फ्लूक, कल ही हमने पढ़ा क्लोनोर्किस साइनसिस। तो इन सब के इन्फेक्शन की वजह से क्या आता है, आपको बिलियरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस ट्रैक्ट की, तो उससे क्या होगा, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस होगा। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस होता है, डॉक्टर काशिफ ने ये पूछा भी था, लेकिन कल वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। तो जो आपने याद रखना है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस होता है ना, देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस में आपका लिवर तो बिल्कुल ठीक है, लिवर अपना काम कर रहा है, लिवर उसकी कॉन्जुगेशन कर रहा है, लेकिन आपका जो बाइल बिलिरुबिन है, वो जो बाइल है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसमें आपका ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये ज्यादा होगा, इसमें आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा, अनकॉन्जुगेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिवर तो नॉर्मल है, कल भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि लिवर अगर नॉर्मल है तो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा नहीं होगा। और इसमें आप देखें, चूंकि इसमें क्या है, इसमें जो आपका बाइल है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है,
आपका जो बाइल है वो फीसिस में नहीं जा रहा। जब बाइल फीसिस में नहीं जा रहा, जब बाइल फीसिस में नहीं जा रहा, तो जाहिर बात है आपका यूरोबिलिनोजेन भी आपके यूरिन में नहीं होगा। यूरोबिलिनोजेन भी क्या होगा, कम होगा। तो जो यूरोबिलिनोजेन है वो यूरिन में हमें कम मिलेगा। और सबसे अहम बात, हर चीज भूल जाना लेकिन ये बात नहीं भूलना कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस में हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा मिलता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमें क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ओके, अब हम जरा आगे बात कर लेते हैं। इसमें कल भी मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है। इसमें आपको डार्क यूरिन मिलेगा। डार्क यूरिन क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें जो बिलुरुबिन है, जो आपका बिलुरुबिन है, जो कंजुगेटेड बिलुरुबिन है, वो आपके यूरिन में आ रहा है। एक तो बिलुरुबिन आपके यूरिन में आ रहा है, फिर मैंने कहा था जो बाइल है वो भी यूरिन में आना शुरू हो जाता है। बाइल भी यूरिन में आना शुरू हो जाता है, और बिलुरुबिन भी आपके जो कंजुगेटेड बिलुरुबिन है वो भी आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस के मरीज होते हैं, इनमें जो यूरिन होता है वो डार्क हो जाता है। और जो चूंकि इसमें स्टर्कोबिलिन नहीं बनेगा, क्योंकि जो हमारे स्टूल होते हैं, हमारे स्टूल को ब्राउन कौन सी चीज बनाती है, स्टर्कोबिलिन। तो जाहिर बात है, अगर स्टर्कोबिलिन कम है, अगर स्टर्कोबिलिन कम है तो क्या होगा, आपके जो स्टूल होंगे वो ब्राउन हो जाएंगे, सॉरी पेल हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। उसके अलावा प्रूराइटस, प्रूराइटस हम किसको कहते हैं, कि आपको खुजली होगी, आपको पूरे जिस्म पे खारिश होगी, और इसको हम कहते हैं प्रूराइटस। प्रूराइटस क्यों होती है, क्योंकि जब आपको पता होना चाहिए, जब आपके प्लाज्मा में बाइल एसिड्स बनते हैं, तो बाइल एसिड्स क्या कराते हैं, प्यूराइटिस कॉज कराते हैं। उसके अलावा आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा। जाहिर बात है कि जो हमारा कोलेस्ट्रोल है, मैंने आपको ये बताया भी था, ये शायद एमसीक्यूज मैंने आपको करवाया था, कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल का वाहिद रास्ता कौन सा है, जिससे आपका जो कोलेस्ट्रोल है वो बाहर निकलता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल को एक्सक्रीट करने का एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक ही रास्ता है एक्सक्रीट करने का, और वो क्या है, बाइल है। वो क्या है, बाइल है। तो जाहिर बात है, अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस है, अगर आपका बाइल ही बाहर नहीं जा रहा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा जो बाइल है उसने क्या कराना था, लिपिड को डाइजेस्ट कराना था, तो आपको स्टियोटोरिया हो जाएगा, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ज़ेंथोमाज। ठीक है, तो इसको जरा लिख ले। ये वैसे मैंने आपको सीवीएस में पढ़ाया भी था, लेकिन मैंने आपको ना तीन चीजें पढ़ाई थी। तो इसको जरा हम देख लेते हैं। जो जेंथोमा होता है, जेंथोमाज, जेंथोमाज आपकी ये सीवीएस की पैथोलॉजी में इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। और आप आपके अगर घर में कोई बुजुर्ग है, तो आपने ये उसमें सिम्टम लाजमी देखी होगी। एक होता है जेंथोमा, और एक हमने सीवीएस में सिम्टम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉर्नियल आर्कस। ठीक है, कॉर्नियल आर्कस। तो ये दो सिम्टम कब आती है, आपके अगर घर में कोई बुजुर्ग है, तो अगर उसमें मतलब हाइपर कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, देखिए हमारी स्किन में क्या होता है, हमारी स्किन में एक सेल्स होती है हिस्टियोसाइट। हमारी स्किन में एक सेल्स होती है हिस्टियोसाइट्स। ठीक है, हिस्टियोसाइट्स। तो जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो क्या होता है, ये जो हिस्टियोसाइड है, ये लिपिड लेडन बन जाते हैं। ये क्या करते हैं, लिपिड लेडन। इनमें जो लिपिड होता है वो भर जाता है, इनमें लिपिड का ढेर बन जाता है। तो ये एक ना वो बनाते हैं, अपना लीजन बनाते हैं। हमारी हमारी स्किन पे ये एक मैक्यूल टाइप बनाते हैं, एक धब्बा सा बनाते हैं पीले कलर का, और इसको हम कहते हैं जेंथोमा। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, सीवीएस की पैथोलॉजी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपके हिस्टियोसाइट्स होते हैं स्किन में, जब आपकी मतलब आपने देखा होगा, अगर आपके कोई घर में कोई बुजुर्ग है और वो उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आपने देखा होगा उसकी स्किन पे ना पीले पीले आपको धब्बे से मिलेंगे। वो क्या है, वो सारे जेंथोमाज है। मोस्टली ये जो आंखों का पर्दा होता है ना, इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जेंथोमा। या फिर आपने ये सिम्टम लाजमी देखा होगा, फर्ज करें कि ये क्या है, आंख है। ठीक है, ये क्या है, आंख है। आंख वैसे सही बनी नहीं है मुझसे, लेकिन खैर ये क्या है, आंख है उस बुजुर्ग की। और ये क्या है, उसमें दरमियान में कोर्निया है। ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि जो कोर्निया होता है, कोर्निया के इर्द गिर्द आपको एक वाइट वाइट लेयर मिलेगी। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कोर्निया के इर्द गिर्द एक रिंग सी मिलती है आपको व्हाइट कलर की। आप ये उसकी इसकी पिक्चर देख सकते हैं सीवीएस में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्नियल आर्कस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नियल आर्कस। तो जब आपको आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, जब आप माशाल्लाह जीले की मोहब्बतें बहुत ज्यादा खाते हो, या आप पाए बहुत ज्यादा खाते हो और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो आपको क्या हो जाता है, आपको जेंथोमा भी हो जाता है, और आपको कॉर्नियल आर्कस भी हो जाता है। जो आपकी आंखें हैं, आंखों के इर्द जो कॉर्निया है, कॉर्निया के इर्द गिर्द एक व्हाइट कलर की रिंग बन जाती है, और उसको हम कहते हैं कॉर्नियल आर्कस। और जेंथोमा हम किसको कहते हैं, कि जो आपकी स्किन के अंदर हिस्टियोसाइट्स हैं, वो क्या बन जाते हैं, वो लिपिड लेडन बन जाते हैं, उनमें लिपिड भर जाता है। ठीक है, उनमें क्या भर जाता है, लिपिड भर जाता है। उसके बाद हमारा आखिरी है, दैट इज योर वायरल हेपेटाइटिस। मतलब कि किसी वायरस ने आपके किसी वायरस ने
आपका हमला कर दिया है लिवर के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस। जी, इसमें एक टेंडिनियस ज़ैंथोमा भी होता है, ठीक है? इसमें टेंडिनियस ज़ैंथोमा होता है और कॉर्नियल आर्कस होता है। ये हमने सीवीएस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अगर आपको ये समझ नहीं आई तो। ठीक है, तो जब भी हमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो ज़ैंथोमा बनता है और कॉर्नियल आर्कस बनता है और टेंडिनियस ज़ैंथोमा बनता है। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि यार एक बंदा है और उसको हेपेटाइटिस हो गया है। हेपेटाइटिस किसकी वजह से हुआ है? किसी वायरस की वजह से हुआ है। तो इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशन डिसरप्ट्स हिपेटोसाइट्स। पहले तो मुझे ये बताया ना कि वायरल हेपेटाइटिस में आप जब एलएफटी कराओगे, तो कौन सा एंजाइम आपको ज्यादा मिलेगा? कौन सा एंजाइम आपको ज्यादा मिलेगा? जी डॉक्टर खिजर, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट पे हम बाद में आते हैं। उसको मैं एंड पे इसलिए रखा है ताकि हम पहले ये कवर कर लें। जो आपका एएलटी है ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? जो एएलटी है ये ज्यादा हो जाएगा। ओके, मुझे ये भी बता दे कि एक बंदा है और वो कज्जा है, ठीक है? वो कज्जा है और वो जहाज है, मतलब कि वो आपको पता है जो कज्जुस्तान है इसमें बहुत ज्यादा आपको जहाज मिलते हैं, एरोप्लेन बहुत ज्यादा है। तो वो एरोप्लेन है और आप उसका एलएफटी कराते हो, तो उसमें आपको कौन सा एंजाइम ज्यादा मिलेगा? जी, उसमें आपको एएसटी ज्यादा मिलेगा। एएसटी को आपने याद रखना है एरोप्लेन से, ठीक है? एरोप्लेन में मतलब कि जो जहाज लोग हैं उनमें एएसटी ज्यादा होगा, ठीक है? तो इसको काइंडली आपने नहीं भूलना, ये बहुत अच्छी बातें हैं। एरोप्लेन का क्या मतलब है? एरोप्लेन का मतलब है जहाज, और जहाज का मतलब ये होता है कि जो आप ये किर्गिस्तान में देखते रहते हैं, जो आपको अगर आप रात 9 बजे के बाद निकले जहाज, तो आपको एक दो जो थप्पड़ लगाते हैं ना आके कज्जे, वो सारे जहाज ही होते हैं। अच्छा खैर, छोड़े, हम जरा इसको देखते हैं। जो आपका वायरल हेपेटाइटिस है, इसमें क्या होता है? इसमें ये बहुत अहम बात है, ये एमसीक्यूज है कि जो वायरल हेपेटाइटिस होता है इसमें कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा होता है? तो आपने कहना है इसमें आपको मिक्स्ड मिलता है। इसमें कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों ज्यादा होते हैं। इसमें कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपका आपने कहना है कि यार इसमें जो इसमें हमें और क्या मिलेगा? डार्क यूरिन मिलेगा। क्यों डार्क यूरिन मिलेगा? क्योंकि इसमें जाहिर बात है, अगर जो कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन होगा वो आपके यूरिन में आ जाएगा और वो निकल जाएगा, तो यूरिन बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा। और यूरिनोबिलिनोजिन इज नॉर्मल और डिक्रीज, इसको आपने पढ़ देना, इसमें कोई भी कंसेप्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका जॉइंडेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के हवाले से। अगर आपको ये आता होगा ना तो आप कई बड़ी इज्जत होगी वार्ड में, और अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी वार्ड में। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ के करना है, रटा नहीं मारना। जब आप इसको समझ के करोगे तो फिर आपको ये परमानेंटली याद रहेगा, वरना आपको ये भूल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने समझ के करना है, एक एक लफ्ज में कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को आपने सीखने की कोशिश करनी है। आई होप कि इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, मतलब कोई पॉइंट नहीं रह जाता कि जो मैंने मिस कर दिया। उसके बाद आपका आता है जी हेपाटाइटिस, कि अगर आपको वायरस का हमला हो जाता है, ठीक है? जी, इतना इनफ नहीं है। फिलहाल ये एक पैराग्राफ पढ़ ले, एक पैराग्राफ पढ़ ले, क्योंकि हमारा फिर सिलेबस पीछे रह जाएगा काफी। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपने इसको रट्टा ही मारना है। क्योंकि अगर आपको ये आता होगा ना, तो मैंने आपको कल ये टेबल करवाना है, ये मोस्ट डिफिकल्ट टेबल मुझे लगता है, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है ये वाला टेबल। ठीक है, तो आप काइंडली 5 मिनट बर्दाश्त कर लें और इसको पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि ये जो टेबल है, कल मैंने आपको ये टेबल करवाना है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल है। ठीक है, तो इस टेबल को मैं आपको कल करवाऊंगा, फिलहाल आप ये आज कर लें। ठीक है, मेरे कहने पे कर लें, कभी मेरी भी मान लिया करें, आप अपनी तो मनवा ही लेते हैं, कभी मेरी भी मान लिया करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेपाटाइटिस ए की। जो हेपाटाइटिस ए होता है, हेपाटाइटिस ए में सिर्फ आपने रट्टा ही मारना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कि इसमें जो आपका वायरस होता है वो HAV वायरस होता है, HA वायरस होता है, एंड हेपाटाइटिस ए और ई को उसने इकट्ठा लिखा हुआ है। और इसकी ट्रांसमिशन क्या है, ये एमसीक्यूज है। इसमें एमसीक्यूज पहला क्या है? फीकल ओरल रूट। ठीक है, फीसिस और ओरली ये फैलता है। HAV इज कॉमनली एक्वायर्ड बाय ट्रेवलर्स, मोस्टली ये ट्रेवलर लोगों को होता है। और इट इज कॉमनली एक्वायर्ड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर, ये आलूदगी से फैलता है। अगर आप सी फूड के शौकीन, अगर आप कराची रहते हैं और आप अंडर कुक्ड सी फूड खाते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस ए और ई के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद इसमें ये उसने कुछ एंटीबॉडीज लिखी हुई हैं, ये मैं आपको कल समझाऊंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको आपने रटा ही मारना है। लेकिन फिलहाल इसको हम पढ़ लेते हैं। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, मतलब एक्यूट होता है थोड़े अरसे के लिए, इसमें कोई क्रोनिक स्टेट नहीं होती। एंटीवायरस IgM मेक्स एक्टिव इन्फेक्शन। देखिए, अगर अगर कोई पेशेंट है उसको एक्टिव इन्फेक्शन है, अगर उसको एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसका एंटीवायरस IgM ज्यादा होगा, ये एंटीबॉडीज मैं आपको कल समझाऊंगा, ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है एंटीबॉडीज वाला, लेकिन हमने इसको मेडिसिन में करना है, इसलिए मैं आपको कल समझाऊंगा इसका। एंटीवायरल IgG इज प्रोटेक्टिव, ये इसको सिर्फ आपने रट्टा मारना है। ठीक है, IgG इज प्रोटेक्टिव। IgM हमें क्या शो करती है? एक्टिव इन्फेक्शन शो करती है। एंड इट्स प्रेजेंस प्रायर इन्फेक्शन। देखिए, अगर IgG ज्यादा है
आईजीजी ज्यादा है पेशेंट में, तो आपको क्या होगा, ये शो क्या करती है, ये शो करती है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन और प्रेयर इन्फेक्शन। मतलब एक पेशेंट है और अगर उसका एंटी आईजीजी ज्यादा है, ठीक है, एंटी वायरल आईजीजी ज्यादा है उसके ब्लड में, तो ये हमें ये चीज शो करती है कि या तो उसको उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, या उसको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था। या फिर अगर उसमें आईजीएम ज्यादा है, अगर उसमें आईजीएम ज्यादा है तो उसको एक्टिव इन्फेक्शन है, उसको अभी भी इन्फेक्शन है उसका हेपेटाइटिस का। एचईवी, ठीक है, हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन इज एसोसिएटेड विद फल्मिनेंट हेपेटाइटिस। जो फल्मिनेंट का मतलब होता है स्वेयर, ठीक है, फल्मिनेंट का मतलब क्या होता है, स्वेयर, बहुत शदीद। तो जो आपका हेपेटाइटिस ई है, ये प्रेग्नेंट लेडीज में के साथ एसोसिएटेड है विद फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। स्वेयर हेपेटाइटिस के साथ ये क्या है, वो है, मतलब ये एसोसिएटेड है। इसको सिर्फ आपने पढ़ना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये वाला है कि इट इज फीकल ओरल रूट, इसकी ट्रांसमिशन है, अंडर कुक्ड सी फूड, और ये दो एंटीबॉडीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर एक आईजीएम ज्यादा है तो ये हमें ये शो करता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है, और अगर आईजीजी ज्यादा है तो हमें ये चीज ये शो करती है कि या तो उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, या उसमें क्या है, उसमें पहले कभी इस चीज का इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा कल समझाऊंगा। उसके बाद आता है आपका हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है, इसकी आपकी ट्रांसमिशन होती है पार एंट्रल ट्रांसमिशन। मतलब कि आपके माउथ या एनस के अलावा इसकी ट्रांसमिशन होती है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे जो वो जिस बच्चे को जन्म देगी उसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करते इंटरकोर्स में, तब आपको हो सकता है। या फिर इंट्राविनस ड्रग अब्यूजर। इंट्राविनस ड्रग अब्यूजर मतलब कि आप बहुत ज्यादा आईवी ड्रग लगाते हो, या आपको आप वो नशा वगैरह करते हो आईवी का, तो उसमें आपको ये हो सकता है। नीडल स्टिक, ये बड़ा कॉमन चीज है। अगर ये ना नीडल स्टिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी मेडिसिन में, ये मेडिसिन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, आप माशाल्लाह डॉक्टर बन गए, और आपको नर्स कहती है कि मैं थकी हुई हूँ, आप इंजेक्शन लगा दें, और आपको इंजेक्शन सही तरह लगाना नहीं आता, तो आपने किसी मरीज को इंजेक्शन लगाया था और वो सुई आपको लग गई। वो जो इंजेक्शन की सुई थी वो आपके हाथ में लग गई, इसको हम कहते हैं नीडल स्टिक। इस इंजरी को हम कहते हैं नीडल स्टिक, मतलब कि ये इंजरी होती है। ठीक है, तो इट इज नीडल इंजरी। आप किसी को इंजेक्शन लगाने लगे, आपको वो इंजेक्शन लग गया, या वो नीडल आपको प्रिक कर गई, तो अगर वो हेपेटाइटिस बी का मरीज था तो आपको वो फौरन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नीडल स्टिक। बाकी इसके मेडिसिन में मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा भी कि अगर नीडल स्टिक होती है तो आप उसको प्रोफिलैक्सिकली क्या दे सकते हो। मतलब कि जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, ये प्रोफिलैक्टिकली क्या लेते हैं, कौन सी वैक्सीन लेते हैं कि उनको नीडल स्टिक इंजरी से बच सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको मेडिसिन में पढ़ेंगे, फिलहाल आपके लिए ये ओवर हो जाएगा। तो इसको जरा हम देखते हैं। उसके बाद रिजल्ट इन एक्यूट, इसमें क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक डिजीज अकर्स इन 20% ऑफ केसेस। मतलब मोस्टली ये एक्यूट कराता है, लेकिन 20% केसेस में ये क्या क्या कराता है, आपका क्रोनिक कराता है। उसके बाद आता है आपका हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस सी है, इसकी भी पार एंट्रल ट्रांसमिशन है, मतलब ना ये मुंह से फैलता है ना ये एनस से फैलता है। ये किससे फैलता है, आईवी ड्रग अब्यूजर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर आपके नीडल स्टिक इंजरी से भी ये फैल सकता है। risk from transfusion is almost non-existent due to screening of the blood supply। देखें, उसने ये लिखा हुआ है कि जब आप ट्रांसफ्यूजन करते हो, मतलब आपने एक मरीज के ब्लड को दूसरे में लगाना है, तो उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि ये तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है। ये कभी ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी बंदे की ट्रांसफ्यूजन करने लगते हैं तो हम उसकी पहले स्क्रीनिंग करते हैं, पहले हम उसमें हेपेटाइटिस चेक करते हैं, तो इस वजह से जो ट्रांसफ्यूजन का रिस्क है, जो ट्रांसफ्यूजन में इसका फैलने का रिस्क है, वो ना होने के बराबर है। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस सी है, इसमें ये वाला रिस्क नहीं है। बाकी आईवी ड्रग यूजर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ये सारे इसमें क्या है, सारे इसमें वो है, रिस्क फैक्टर है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो आपका HCV RNA टेस्ट है, इसमें हम टेस्ट कौन सा करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो आपका हेपेटाइटिस सी, इसमें आप टेस्ट कौन सा करवाते हो, तो इसमें आप टेस्ट करवाते हो हेपेटाइटिस सी RNA टेस्ट कंफर्म्स इन्फेक्शन। आरएनए लेवल इंडिकेट करता है रिकवरी को, परसिस्टेंस को इंडिकेट क्रोनिक डिजीज। इसको आपने पढ़ लेना है, कोई भी इसमें मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है जी आपका हेपेटाइटिस डी। देखिए, इसमें रट्टे वाली ज्यादा बातें हैं, समझाने वाली कोई भी खास बात नहीं है। तो जो हेपेटाइटिस डी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस फारिस इन्फेक्शन। मतलब ये डिपेंड करता है हेपेटाइटिस बी के ऊपर। अगर हेपेटाइटिस बी है तो फिर ही इसका इन्फेक्शन होता है, वरना नहीं होता। सुपर इन्फेक्शन अपॉन हेपेटाइटिस बी इज मोर सिवियर देन को इन्फेक्शन। देखिए, पहले एक मरीज था हेपेटाइटिस बी का, उसको अगर हेपेटाइटिस डी ऊपर से हो जाता तो ये बहुत सवेयर होता है। ये क्या होता है, बहुत सवेयर होता है एज कंपेयर टू को इन्फेक्शन। मतलब इकट्ठे की बजाय सुपर इन्फेक्शन क्या है, ज्यादा आपका क्या है, सवेयर है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो ये तो हो गई हमारा यहाँ तक।
अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता था, और ये बात मैंने आपको पहले भी वैसे बताई हुई है, लेकिन वो बात ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट स्टेट पे वो बात लिखी हुई है, और आपने जब पढ़ना है तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। लेकिन डॉक्टर मारिया ने एक क्वेश्चन किया, वो मैं जरा पढ़ लूँ। सर, अगर ग्लूकोरोनिडेज कंजुगेटेड को अनकंजुगेटेड में कन्वर्ट करेगा तो अगेन लिवर में जाके 20%। देखें देखें देखें, जो आपका ग्लूक्रोनिडेज है, ये यूरोबिलिनोजेन में, ठीक है, यूरोबिलिनोजेन, जो यूरोबिलिनोजेन है, यूरोबिलिनोजेन आगे यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है, और जो यूरोबिलिन है, इट इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वो फिर अनकॉन्जुगेटेड नहीं रहता, वो आपका यूरोबिलिन हो जाता है, और यूरोबिलिन इज वाटर सॉल्युबल, इस वजह से तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। बाकी आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका यूरोबिलिन है, यूरोबिलिन क्या है, यूरोबिलिन इज वाटर सॉल्युबल, वो यूरो एज ए यूरोबिलिन एक्सक्रीट होता है, आपका यूरोबिलिनोजेन नहीं एक्सक्रीट होता। और डॉक्टर आयशा ने एक क्वेश्चन किया था, एक मिनट, किधर गया सर? सर, क्लोटिड बाइल सिंड्रोम की भी सिमिलर काज होगी, इसमें भी कंजुगेटिव बिलोबिन ज्यादा होगा। क्लोटिड बाइल सिंड्रोम, इसका डॉक्टर आशा मुझे आइडिया नहीं है, अभी मैं आपको देख के ये बता सकता हूँ कि क्लोटिड बाइल सिंड्रोम में क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो आपके बड़ी काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, तो वो बात आपको पता होनी चाहिए। देखें, आपका कभी दिल किया हो, ठीक है, और आपने जो पाकिस्तान की कौमी मेडिसिन है, मतलब कि पाकिस्तान की कौमी मेडिसिन कौन सी है? दैट इज पैनाडोल। पैनाडोल इज आवर नेशनल मेडिसिन, क्योंकि हर छोटे से लेके बड़ा हर बंदा उसको यूज करता है। तो जो पाकिस्तान की कौमी मेडिसिन है, कभी आपने सोचा है कि जो मतलब 24 घंटों में जो पैरासीटामोल है, जो पैरासीटामोल है या असिटोमिनोफेन जो उसका दूसरा नाम है, इसको हम कितना ले सकते हैं, इसकी मैक्सिमम डोज कितनी रिकमेंड होती है? तो आपने याद रखना है, जो मैक्सिमम डोज होती है पैरासीटामोल की, ठीक है, मैक्सिमम डोज होती है पैरासीटामोल की, मतलब इसका दूसरा नाम होता है असीटोमिनोफिनन। पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डोज होती है वो होती है 4 ग्राम पर डे, ठीक है, 24 घंटों में आप 4 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल नहीं ले सकते। ठीक है, तो जिन बच्चों को आदत होती है ना दो दो पैरासीटामोल खाने की, तो वो जरा इस लेक्चर को सुन लेना, फिर बाद में वो डिसाइड कर लेना कि दो दो पैनाडोल खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डोज जो होती है वो 4 ग्राम होती है। आप एक दिन में 4 ग्राम से अगर ज्यादा पैरासीटामोल लोगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो या ना याद हो, हमें याद है जरा जरा, और वो क्या है कि जब आपकी जो पैरासीटामोल होती है, ये क्या करती है? पैरासीटामोल इज हिपैटोटॉक्सिक, ये आपकी लिवर में जाती है। लिवर में जाती है तो ये ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? जब आपकी पैरासीटामोल लिवर में जाती है तो ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और उस प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? नेप्की। ठीक है, नेप की। इस प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? नेप की, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, नेप की इसकी क्या थी? जो आपकी जब आप पैरासिटामोल खाते हो तो आपकी जो पैरासिटामोल है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? जोन 3 हमने पढ़ा था। जो जोन 3 होता है, जोन 3 में किस में कन्वर्ट हो जाती है? नेपकी में। नेपकी में। ओके। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो नेपकी है ये खतरनाक है, ये क्या है? टॉक्सिक है। तो इसकी टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए आपके पास एक होता है ग्लूटाथायोन। ठीक है, तो अगर आप माशाल्लाह खूबसूरत होना चाह रहे हैं तो आपने कभी ना कभी ग्लूटाथायोन यूज किया होगा। आपने अगर रंग गोरा करना चाह रहे हैं तो आपने कभी ना कभी ग्लूटाथायोन यूज किया होगा। जो ग्लूटाथायोन होता है ये क्या होता है? ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन हमारा लिवर बनाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन इधर हमारे टॉपिक में ये जो ग्लूटाथायोन है ये क्या करता है? इस नेपकी को डीग्रेड कर देता है। इस नेपकी को क्या कर देता है? डीग्रेड कर देता है। ओके। अब ये जो आपका ग्लूटाथायोन है, ये इस बेचारे की भी लिमिट है ना, ये भी एक लिमिट में काम करता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप शौखे हो जाते हो और आप खाते हो 4 ग्राम, एक दिन में आप 4 ग्राम पैरासिटामोल खा लेते हो। जब आप 4 ग्राम पैरासिटामोल खा लेते हो तो आपका नेपकी इतना ज्यादा बन जाता है, इतना ज्यादा बन जाता है कि इट इज टॉक्सिक टू। ये जो आपका नेपकी है ये आपके लिवर को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इस जो आपकी पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी होती है, इस टॉक्सिसिटी को हम क्या कहते हैं? इस टॉक्सिसिटी को हम कहते हैं टाइलिनॉल टॉक्सिसिटी। ठीक है, टाइलिनॉल। टाइली टाइलिनॉल ओवरडोज। टाइलिनॉल भी हम इसको पैरासिटामोल को कहते हैं। या फिर आपका इसका दूसरा नाम क्या होता है? असीटोमिनोफिनन। ठीक है, असीटोमिनोफिनन। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार असीटोमिनोफिनन क्या होता है, तो परेशान नहीं हो जाना, पैरासिटामोल का दूसरा नाम है असीटोमिनोफिनन। या फिर टाइलिनॉल ओवरडोज। जब आप 4 ग्राम से ज्यादा पैरासिटामोल खा लेते हो तो क्या होता है? आपका लिवर डैमेज हो जाता है, आपका जिगर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ग्लूटाथायोन कम पड़ जाता है। ग्लूटाथायोन कम पड़ने से क्या होता है कि आपका नेपकी आपके लिवर को खराब कर देता है। इसको हम कहते हैं ओवरडोज ऑफ पैरासिटामोल। तो आइंदा के बाद कभी भी 4 ग्राम से ऊपर आपने एक दिन में पैरासिटामोल नहीं खानी। ओके। जो मैं आपको समझा ये क्यों रहा हूं, जब आपको पैरासिटामोल की क्या होती है, जब आपको पैरासिटामोल की होती है टॉक्सिसिटी, तो आपके जो बोथ एएसटी, जो आपका एएसटी और एएलटी है,
ये एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीमली हाई। अपनी बुक पे लिख लें कि जब हमें पैरास्टामोल की टॉक्सिसिटी होती है, तो जो आपको एएसटी और एएलटी एंजाइम्स है, ये बहुत बहुत ज्यादा इनकी वैल्यू आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो लिवर है वो डैमेज हो रहा है, जो लिवर है वो डैमेज हो रहा है। अब आप कहते हैं कि यार हम इसको अब कैसे रोकें? एक मरीज है, उसने पैरास्टामोल खा लिया है, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट भी तो हमें आना चाहिए ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम क्या देंगे? हम उसको देंगे एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, पहले नंबर पे हम उसको क्या देंगे? एक्टिवेटेड चारकोल। और एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है? जब भी आपने किसी बंदे बंदे की अब्जॉर्प्शन को रोकना हो ना, तो आप उसको एक्टिवेटेड चारकोल देते हो। एक्टिवेटेड चारकोल। जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये क्या करता है? अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये क्या कर देता है? जो आप पैरास्टामोल जो आपने खाई थी, उसकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। लेकिन आप कहते हैं कि यार अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब तो अब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है, इसको आप अब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए तो दे सकते हो, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो? तो आपको अगर कोई बंदा पूछे, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा पैरासिटामोल बहुत ज्यादा खा ले, तो आपने उसको क्या देना है? आपने उसको देना है एन सिस्टीन। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन क्या है? इट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, या एमसीक्यूज है उसका यू वर्ल्ड का, कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पैरास्टामोल पॉइजनिंग। तो आपने कहना है एन एसिटाइलिन। ठीक है, जो एन एसिटाइलिन है, ये क्या करता है? ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। ये ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एन एसिटाइलिन। और अब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए आप क्या दे सकते हो? एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर काशिफ ने एक अच्छा पॉइंट बताया है कि अगर एक बच्चा है, और मैंने आपको बताया था कि जो दवाइयां होती हैं, दवाइयों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम अद्वैयात बच्चों की पहुंच से दूर रखे। वो मेनली किस मेडिसिन की बात कर रहा होता है? वो आयरन टेबलेट्स की बात कर रहा होता है। क्योंकि जो आयरन है, आयरन बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। अगर बच्चे आयरन की पॉइजनिंग हो जाए, तो उनमें हम आगे एक डिजीज पढ़ेंगे, एक डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आयरन की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए भी हम उसमें एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। या किसी भी चीज की पॉइजनिंग हो गई है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। ओके, तो ये तो आपको बात मेरी समझ आ गई है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक और बात लिख ले कि ये जोन 3 में होता है। ये सारा कुछ जोन 3 में चल रहा होता है। हमने पढ़े थे ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, तो ये सारा कुछ जोन 3 में चल रहा होता है। दूसरी बात ये, और उसका एक्सीडेंट हो गया है, एक और मरीज है और अल्लाह ना करे उसका हो गया है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए हो गया। जब उसका आरटीए हुआ, तो उसका हुआ ब्लड लॉस, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई। जब उसमें ब्लड की कमी होगी, तो वो शॉक में चला जाएगा। वो शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में। ठीक है, जब वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा, तो हाइपो परफ्यूजन होगी। जो लिवर है इसकी क्या होगी? हाइपो परफ्यूजन। ठीक है, हाइपो परफ्यूजन। तो आपने याद रखना है, जो जब मरीज शॉक में जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में, तब भी जो आपके इंजाइम होते हैं, एएसटी और एएलटी, एएसटी और एएलटी क्या होंगे? आपके बहुत ज्यादा, मतलब थाउजेंड से भी ज्यादा हो जाएंगे। जो एएसटी और एएलटी की जो वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका हाइपोवोलेमिया की वजह से आपको क्या हो गया है? आपका जो लिवर है वो डैमेज हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको उसका यू वर्ल्ड का भी करा दूं। अब इससे बाहर मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई सवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह, इस टॉपिक में से। और ये टॉपिक मैंने इसलिए डिटेल में ज्यादा पढ़ाया है, क्योंकि ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको आता है, तो आपकी वार्ड में बहुत इज्जत होगी। ठीक है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर इसका कॉन्सेप्ट आना